नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। मैं कुछ इंसिडेंट्स आपको बताऊंगा और उससे आप समझिए कि आखिरकार बिहार की राजनीति जा किधर रही है, कौन किसके साथ है, मुद्दे कौन से हावी हैं। आप जरा सोचिए, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कन्हैया कुमार कांग्रेस के भविष्य है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और आरजेडी का जवाब आता है कि तेजस्वी यादव को जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। मतलब एक बात साफ है कि अब कांग्रेस भी कन्हैया कुमार को कुछ बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। और जहां तक सवाल है, जो हमारे पास जानकारी है कि विधानसभा में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। 16 तारीख से बिहार में यात्रा निकालने की तैयारी भी है और यात्रा के फाइनल अप्रूवल को लेकर 12 मार्च को राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि कन्हैया कुमार तैयारी कर रहे हैं क्या यात्रा निकालने की। राजेश राठौड़ उसकी चर्चा कर रहे हैं। अल्लाह वरू कह रहे हैं कि अरे भाई आरजेडी की बी टीम नहीं है कांग्रेस। और कल तेजस्वी यादव 65% आरक्षण की मांग को लेकर के धरना पर बैठ जाते हैं। सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, एनडीए पर आरोप लगाते हैं कि 9th शेड्यूल में आपने इसको क्यों नहीं डाला, और जो जातीय सर्वे हमने कराया था उसको आपने बेकार क्यों करा दिया। जवाब में बहुत कुछ कहा जाता है कि तेजस्वी यादव को संविधान का ज्ञान नहीं है। तेजस्वी यादव पलट करके कहते हैं एनडीए आरक्षण चोर है। आपको याद होगा राहुल गांधी बिहार आए थे, उन्होंने कहा था जिस तरह का जातीय जनगणना हुआ है वो ठीक नहीं है, वो फर्जी है। जेडीयू कहती है कि हमने इसी आधार पर कई लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनको 2 लाख रुपए देने की योजना पर हम काम कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी साथ आने जा रही है या कांग्रेस कुछ अलग सोच रही है। सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से 65% आरक्षण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और राहुल गांधी पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने कह दिया कि ये फर्जी है, इसमें दम नहीं है। तो तेजस्वी यादव क्या कांग्रेस के साथ चलेंगे या बहुत तरह से असमंजस की स्थिति है। सवाल यह भी उठता है कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर एक्सेप्ट करेगी। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद बिल्कुल नहीं करेगी, और एनडीए के नेताओं में हिम्मत है तो कह दें कि अगले 5 साल तक अमित शाह कह दें कि नीतीश सीएम रहेंगे। तो आखिरकार फिर सवाल वहीं पर जाकर के खड़ा होता है कि क्या आरजेडी और कांग्रेस साथ रहेगी। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बीजेपी और जेडीयू चुनाव तक साथ रहेगी, चुनाव के बाद दोनों अलग अलग हो सकते हैं। क्या होने जा रहा बिहार की राजनीति में, यह हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं कुछ मेहमान जिनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, संतोष कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही प्रियदर्शी रंजन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। संतोष कुमार जी, ये बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। कन्हैया कुमार के चेहरे को चमकाने की कोशिश दिखाई पड़ रही है, आरजेडी इसको गुड टेस्ट में ले नहीं रही है। और जहां तक सवाल है कि नीतीश कुमार के बेटे खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर करिए। एनडीए में मुख्यमंत्री को लेकर के भी कंफ्यूजन है, सम्राट लाख बोले लेकिन कंफ्यूजन तो है। तो आखिरकार ये राजनीति जा किधर रही है। देखिए, बिहार की जो स्थिति है पिछले 20 वर्षों से लगभग नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, और उम्र का प्रभाव अब नीतीश कुमार जी पर झलकने लगा, दिखने लग रहा है, उसका असर हो रहा है। मतलब स्वस्थ भी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, कहीं भी किसी का पांव पकड़ ले रहे हैं। होली मिलन समारोह में रविशंकर प्रसाद का पांव पकड़ लिए। तो अब ऐसा लगता है कि भाई बिहार में रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री एक तरह से है, और यह बात आरजेडी भी बोल रही है, प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं, आम चर्चा गांव-गांव में। तो एक बात तो तय है कि भाई जनता दल कुछ भी कह ले, भाई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए।
चुनाव भले नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं। ये बात मुझे लगता है कि 99% सत्य है कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनने जा रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों से भी, और उन्हें अब याद भी नहीं रहता कुछ, तो काफी कई कारण है इसके। और जहां तक तेजस्वी यादव की बात है, तो तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस से अलग होते हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे, कांग्रेस से अलग होकर के वही 24 सीट पर आ जाएंगे। अभी गठबंधन का दौर है, बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत ही मजबूत गठबंधन, तमाम विकट परिस्थितियों के बावजूद गठबंधन एनडीए का मजबूत है, और इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस, वामदल, राजद अगर मिलकर चुनाव लड़ेगा तब कुछ लड़ाई दिखेगी, लड़ाई होगी, और नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, उनका स्वास्थ्य के कारण वोट भी मिल सकता है अगर तेजस्वी यादव मेहनत करे तो। ऐसे दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। एनडीए का गठबंधन अभी मजबूत है, नीतीश के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो एनडीए की बहुमत आने की संभावना ज्यादा दिख रही है। हाँ, अगर चिराग टाइप का मॉडल, जैसे 20 के चुनाव में चिराग मॉडल भाजपा ने अपनाया था, वैसा मॉडल कोई अगर नहीं अपनाती तो एनडीए को सत्ता आने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, चिराग मॉडल टाइप अगर प्रशांत किशोर मॉडल बिहार में एक्टिव हो जाता तो एनडीए को नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर का टारगेट जो है, प्रशांत किशोर अपर कास्ट को टारगेट कर रहे हैं, खासकर ब्राह्मण वोटरों को टारगेट कर रहे हैं, भूमियार वोटर, राजपूत वोटरों को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों को टारगेट कर रहे हैं। मुस्लिम वोटों से वो आरजेडी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और अपर कास्ट जो वोटर है उससे जेडीयू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि अपर कास्ट जो वोटर है वो नीतीश कुमार के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, वो 15 के बाद से नहीं दे रहे। हाँ, बीजेपी के कैंडिडेट को देंगे। तो अगर प्रशांत किशोर का मॉडल एक्टिव होता है फुल फ्लेज, जैसे अभी प्रशांत किशोर शांत है, अगर फुल फ्लेज चुनाव में 243 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, अपर कास्ट और मुस्लिम कैंडिडेट देते हैं, तो इसका नुकसान एनडीए को भी हो सकता है और आरजेडी को भी हो सकता है। और जहां तक तेजस्वी यादव के आरक्षण की बात है, तो तेजस्वी यादव आरक्षण का मुद्दा को उठाना चाहते हैं। यही एक मुद्दा है जिससे कि पिछड़ों की गोलबंदी हो सकती है, दलित वोटरों की गोलबंदी हो सकती है। और बिहार में जो जातीय सर्वेक्षण हुआ था उसके बाद आरक्षण लागू किया गया था, तो उसको लेकर के केवल एक दिन धरना पे बैठ जाने से नहीं होता, उसे पूरे बिहार में उनको आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब लोगों तक एक मैसेज जाएगा। क्योंकि अब आरक्षण की बात अब 90 का दशक अब रहा नहीं कि लोग आरक्षण को लेकर के उतना ज्यादा एक्टिव है। 90 से पहले लोग बहुत शोषित थे, पीड़ित थे, तो आरक्षण को लेकर लोग एक्टिव हुए थे, आंदोलन हुआ था, हंगामा हुआ था, तो वोटों की गोलबंदी हुई थी। अब फिर से तेजस्वी यादव वोटों की गोलबंदी करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तभी वोटों की गोलबंदी होगी और उसका फायदा उन्हें मिल पाएगा। और बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को पूरे बिहार का भ्रमण करना पड़ेगा, कहीं भी घटना घटती है तो वहां जाना पड़ेगा, तब जाकर के उनको सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं। नहीं तो पिछले बार की तरह चिराग मॉडल जैसे हुआ था उस तरह का मॉडल होगा प्रशांत किशोर मॉडल, तो भले सीटें ज्यादा आ जाए, नहीं तो वर्तमान परिस्थिति जो है, एनडीए गठबंधन जितना मजबूत है उसमें मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव 50 सीट से ज्यादा ला पाएंगे। बिहार की जो स्थिति है नहीं ला पाएंगे। पर संतोष जी एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। जिस तरीके से कन्हैया कुमार की चर्चा है, 12 मार्च को कांग्रेस के 30-35 विधायक मिलने वाले हैं, क्या आपको यह लगता है कि तेजस्वी यादव सीएम के उम्मीदवार होंगे? इसको लेकर के भी असमंजस की स्थिति है। विजय शंकर दुबे, अजीत शर्मा, कृष्णा अल्लावरू, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कन्हैया कुमार को इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ये बात तो सबको पता है कि राहुल गांधी के बिल्कुल करीबी हैं कन्हैया कुमार, ठीक उसी तरीके से जैसे प्रियंका गांधी के बहुत खास हैं पप्पू यादव। तो सवाल उठता है कि अगर कन्हैया कुमार एक्टिव होते हैं तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि 12 मार्च में इस तरह का कुछ फैसला हो सकता है कि भाई कन्हैया तो पार्टी का प्रचार करेंगे, यात्रा निकालेंगे। राजेश राठौर कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी मजबूत होगी तो महागठबंधन मजबूत होगा। तो ऐसे में आरजेडी क्या करने वाली है? आरजेडी क्या इसको एक्सेप्ट करेगी? देखिए, कांग्रेस का मामला, मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी चाहकर भी कुछ कर पाएगी। कन्हैया कुमार को कांग्रेस अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाती है या स्टार प्रचारक बनाती है या पूरे बिहार में भ्रमण का जिम्मा देती है, तो उससे आरजेडी को, मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी कुछ उसमें आपत्ति कर पाएगी या उसे रोक पाएगी।
और कन्हैया कुमार से आरजेडी को कोई बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं दिखती है। कन्हैया कुमार अगर पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं और स्टार प्रचारक बनते हैं तो जो वोट वो शिफ्ट कराएंगे कांग्रेस की तरफ, अगर जो वोट होगा तो वो भूमिहार वोट, वो अपने स्वजातीय वोट को शिफ्ट करा पाएंगे, अपर कास्ट के वोटों को शिफ्ट करा पाएंगे, या अल्पसंख्यक वोट को शिफ्ट करा पाएंगे। तो कन्हैया कुमार का जो है, कन्हैया कुमार अगर पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, नुकसान जहां तक है वो एनडीए को होगा, न कि आरजेडी को। इसलिए मुझे नहीं लगता है कन्हैया कुमार को लेकर नहीं, तो फिर आरजेडी को ऑब्जेक्शन क्या है संतोष जी? आरजेडी बहुत कंफर्टेबल तो कन्हैया के नाम पर रहती नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले एक सभा में आना था, तेजस्वी चीफ गेस्ट थे, कन्हैया कुमार को भी जाना था, एन वक्त पे तेजस्वी यादव ने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया था। आखिरकार आरजेडी कन्हैया कुमार को लेकर के सहज तो नहीं है, यह बात तो सर्वविदित है। देखिए, तेजस्वी भी युवा हैं, कन्हैया कुमार भी युवा हैं, दोनों अच्छे वक्ता हैं। तो कहा जाता है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकते, उसी प्रकार दोनों युवा नेता हैं और दोनों एक जगह होंगे तो फिर वहां पर एक होगा कि कौन अच्छा बोल और कौन कम बड़ा, कौन सीनियर नेता होगा, कौन किस पे भारी पड़ रहा है। इसलिए दोनों नेता एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार बिहार में इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले बार वो चुनाव लड़े थे बेगूसराय से, और इस बार भी दिल्ली से चुनाव लड़े हैं। नहीं, इंडिया गठबंधन से नहीं लड़े थे संतोष जी, इंडिया गठबंधन से नहीं लड़े थे, लेफ्ट पार्टी से लड़े थे और आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मोनाजिर हसन को खड़ा कर दिया। लेफ्ट से लड़े थे, इस बार कांग्रेस पार्टी से दिल्ली से चुनाव लड़े हैं जी। तो कांग्रेस अगर उन्हें कहीं से उम्मीदवार बनाएगी, मुझे नहीं लगता है कि आरजेडी कुछ उस पर ज्यादा आपत्ति कर पाएगी, और करके भी कुछ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के खाते में जो सीट जाएगी वहां से तो कन्हैया लड़ ही सकते हैं चुनाव। ठीक है, पॉइंट टेकन। मृत्युंजय जी, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव 65% आरक्षण को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, क्या आपको यह लग रहा है कि यह मुद्दा ही एकमात्र शस्त्र तेजस्वी यादव को दिखाई पड़ रहा है जो महागठबंधन के भीतर कांग्रेस को भी का भी काउंटर कर सके और एनडीए का भी काउंटर कर सके? पंकज जी, आप देखेंगे पूरे राजद का इतिहास ही आप देख लेंगे अगर, तो लालू जी का पूरा राइज का प्रेमाइस आप देखेंगे तो जातीय आंदोलन थी और मंडल कमीशन के दौरान उनका राइज हुआ। उन्होंने जो 15 वर्षों तक शासन किया, आप उसका भी अगर प्रेमाइस देखेंगे तो वही था, वो जातीय गोलबंदी थी। पिछड़ों को गोलबंद करके उन्होंने अपना एक सॉलिड वोट बैंक क्रिएट किया। हालांकि जब तेजस्वी पार्टी के हेल्म ऑफ अफेयर्स में आए तो उनका कहना था कि हम अब पार्टी को A to Z पार्टी बनाएंगे, MY पार्टी नहीं रहने देंगे। लेकिन घूम फिर कर आप देखेंगे बार बार जब भी चुनाव आएंगे या जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने की बात आएंगे तो उसका कोर हमेशा जाति होगा। आप देख लीजिए 2011 में देख लीजिए, जब यूपीए की सरकार थी, इनफैक्ट राजद एक हिस्सा बोल सकते हैं उसको, तो SECC कराया गया, लेकिन उसका डेटा कभी पब्लिक नहीं किया गया। 2015 देख लीजिए आप, जब जदयू और राजद साथ आके चुनाव लड़ती है, और आपको याद होगा उस चुनाव का सबसे बड़ा जो मुद्दा बना था वो मोहन भागवत जी का जो एक बयान आया था और उसके बाद किस प्रकार से गोलबंदी हुई कि हम आरक्षण नहीं जाने देंगे, वो सबसे बड़ा मुद्दा बना। जब फिर से ये जदयू के साथ है तो कास्ट सेंसस को इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। अब विडंबना देखिए, कास्ट सेंसस कराया भी इन्होंने, उसका डेटा भी रिलीज हुआ। अब उन्हीं के जो सहयोगी है राहुल गांधी, वो कहते हैं कि कास्ट सेंसस फेक था। फिर से चुनाव आने जा रहे हैं, आप देखिए फिर से वही मुद्दा। इनफैक्ट तेजस्वी ने बहुत सारे मुद्दे फेंकने का प्रयास किया जनता के बीच और टेस्ट करने का प्रयास किया कि कौन सा कनेक्ट कर रहा है। आप देख लीजिए, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए 2,500 रुपए की बात करी। फिर आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर किस प्रकार से उनका एक प्रकार से उपहास कर रहे हैं पब्लिक फोरम्स पे, कैलकुलेट करके कि भाई इतना पैसा लाओगे कहां से। आपको ध्यान होगा फिर उन्होंने मुद्दा फेंका कि हम ताड़ी को और शराब बंदी को उसको खत्म कर देंगे। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं कि ये सारे मुद्दे एक बहुत मास लेवल पर सबको साथ में नहीं जोड़ पा रही है। वो जो गोलबंदी होनी चाहिए एक मेजर वोट ब्लॉक की, वो नहीं हो पा रही है। तो घूम फिर के जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड बोलते हैं पंकज जी, जो उन्होंने देखा है कि उनके पिता के समय से काम करते आ रही है और जिसके कारण आज उनकी पार्टी उस स्थिति में है, उस मजबूत स्थिति में जहां कहीं भी हुआ, वो है जातीय गोलबंदी। तो उन्होंने अब ये आखिरी पासा फेंका है कि इसके माध्यम से कम हम पिछड़ों को गोलबंद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो हमारे पूर्व के वक्ता बोल रहे थे, बहुत अच्छी पॉइंट उन्होंने बोली कि आप 1990 का दशक देखिए, जब ओबीसी के लिए रिजर्वेशन था ही नहीं और पहली बार लेकर आए।
अब क्या है, अब 50% रिजर्वेशन है, आप सारे रिजर्वेशन को जोड़ लेंगे तो एक प्रकार से ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत कंटेंशन होता है कि जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होना चाहिए, बट फिर भी जो एक आप बोलेंगे जो इंटेंसिटी है प्रोटेस्ट का वो नहीं रहेगा, क्योंकि लगता है कि ठीक है 50% तो है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे के लिए हम मांग करते रह सकते हैं, तो वो गोलबंदी जो दिखनी चाहिए वो नहीं होता है। दूसरा है इसका थोड़ा सा न्यायी पक्ष, जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग या कम से कम जो एक जनरल डिस्कोर्स है उसमें पता होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है। जब आप 9th शेड्यूल की भी बात करते हैं तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 1973 के बाद जो केशवानंद भारती केस था उसके बाद आप चाहे 9th शेड्यूल में भी किसी चीज को डाल दें, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। तो इन केसेस में थोड़ा बहुत फंसते हुए नजर आते हैं, और कई लोगों को ये जो 65% वाला फिर से ये शिगुफा की तरह लगता है कि यार ये ऐसी चीज है जो बार बार आप चुनाव के समय आके बोलते तो है, हमें पता है ये होना जाना है नहीं, तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा मत बनाइए। नहीं, ठीक है, मुझे ठीक है, ठीक है। अभी अभी कल ही जरासंध की मूर्ति बनाई गई, 15 करोड़ की मूर्ति का अनावरण हुआ। कहा जाता है कहार जाति को साधने का प्रयास किया गया प्रियदर्शी रंजन। तो एक कोशिश तो एनडीए के तरफ से है ही कि 36% ईबीसी को एड्रेस किया जाए, ओबीसी को एड्रेस किया जाए। नीतीश कुमार कुर्मी कोयरी के चेहरा हैं, सम्राट चौधरी भी कुर्मी का चेहरा हैं, तो कोयरी के चेहरे हैं, और इस तरीके से दिलीप जायसवाल हैं, ईबीसी रिप्रेजेंट करते हैं। पर आप ये देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से महागठबंधन के भीतर भी कशमकश है, कांग्रेस अब बहुत डिफेंसिव रहने को तैयार नहीं है। वो कहती है मैं परजीवी नहीं हूं, मैं सहजीवी हूं, मैं पैरासिटिक नहीं हूं, मैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहना चाहता हूं। तो मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से 12 मार्च को मीटिंग है, कांग्रेस के 35 बड़े नेता मिल रहे हैं, कांग्रेस भी अपना गर्दन उठा करके चलना चाह रही है, क्या आपको लग रहा है कि इन सब बात का जवाब तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण में ही ढूंढ निकाला है कि 65% आरक्षण लागू करिए? दोनों चीजें हैं। कांग्रेस सर उठाना चाहती है और तेजस्वी यादव की कोशिश है कि उनके सर को थोड़ा पहले जिस स्तर पर था उसी स्तर पर रहने दिया जाए, कांग्रेस ऊंचा ना हो। क्योंकि देखिए है क्या कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी का पार्किंग लॉट है। जिन लोगों को आरजेडी में सीधे शामिल नहीं कराया जा सकता है या जगह नहीं दी जा सकती है, वैसे लोगों को कांग्रेस में आरजेडी रखती है। तो अगर आरजेडी ये कांग्रेस इस तरीके से करेगी और कहेगी कि नहीं मैं स्वतंत्र रूप में रहूंगा, तो आरजेडी के लिए तो मुश्किल होगी ही, और तेजस्वी यादव के लिए खासा मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए जो आप पूर्व में कह रहे थे कि कन्हैया सरकारी होंगे और कन्हैया को किसी तरीके से कांग्रेस एस्टैब्लिश करना चाहती है बिहार की राजनीति में, और तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो पहले जो आपने कहा या किसी ने कहा, मैंने सुना कि केस वैल्यू और लोकप्रियता का मामला टकराएगा कन्हैया और तेजस्वी में, बिल्कुल टकराएगा। कन्हैया का जो अपील है वो मास लेवल पर लोगों को कनेक्ट करता है। जिस तरीके से लालू यादव की भाषा मास लेवल पर लोगों को कनेक्ट करती है, तेजस्वी यादव की भाषा मास लेवल पर कनेक्ट करती है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। उसी तरीके की भाषा, उसी तरीके की शैली कन्हैया कुमार की है, जो अंतिम व्यक्ति को अपने तक जोड़ने का प्रयास करता है, या कन्हैया जो बोलते हैं वो अंतिम व्यक्ति तक वो बात पहुंचता है। कई ऐसे मौके आए जब कन्हैया ने देश स्तर पर डिबेट में या अन्य जगहों पर भाषण के दौरान अपनी उत्कृष्ट शैली का प्रदर्शन किया, और उस शैली की जनता दीवानी है। आप कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बढ़िया इंटेलेक्चुअल भाषण देते हैं, लेकिन उनका भाषण जमता नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सुनते हैं गंभीर होकर के, लेकिन कन्हैया उन वक्ताओं में है, वैसी शैली के नेता है जो उन्माद पैदा करते हैं, जोश पैदा करते हैं, एक जज्बात, एक भावनात्मक तौर पर लोगों से जुड़ने का प्रयास पैदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए वो खतरा है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 32 नेता, 35 नेता या विधायक गण जाकर के मिलेंगे कन्हैया कुमार से, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को यह मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम अब उस तरीके से नहीं रहेंगे जैसा आप चाहते हैं। पूर्व में आरजेडी, लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को जिस तरीके से रखा, उसी तरीके से कोशिश तेजस्वी यादव की भी है कि कांग्रेस को उसी तरीके से रखा जाए महागठबंधन में। और तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा तो थोड़ी और बड़ी है। लालू यादव तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार भी हो जाते थे, लेकिन तेजस्वी यादव कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी कांग्रेस के साथ तैयार नहीं है। आप
कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि कांग्रेस के नेताओं से तेजस्वी यादव बहुत मिलजुल रहे हों, या आना जाना लगा हुआ है तेजस्वी यादव के यहाँ कांग्रेस के नेताओं का। पहले होता था, लालू यादव के यहाँ कांग्रेस के नेता लोग जाते थे या बातें उस तरीके से होती थी, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तेजस्वी यादव के उभार के बाद आया है, जिसका भी नतीजा इन दिनों देखने को मिल रहा है। कन्हैया आ रहे हों, तारिक अनवर आ रहे हों, या अन्य जिन भी नेताओं के नहीं, ठीक है, ठीक है। आप ये बात कह रहे हैं कांग्रेस सर उठाना चाह रही है, तेजस्वी पार्टी में मजबूत हुए हैं, इसलिए कम्युनिकेशन गैप आरजेडी और कांग्रेस के बीच में है। संतोष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती कौन है? क्योंकि एक तरफ एनडीए में यह बात बड़ी तेजी से उठ रही है कि नीतीश सीएम नहीं रहेंगे, पोस्ट इलेक्शन नीतीश सीएम नहीं रहेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में अक्सर चर्चाएं हो रही हैं कि वो पैर छू रहे हैं। हाल के दिनों में रविशंकर प्रसाद का पैर छू रहे थे। खुद आरजेडी के कई नेता कह रहे हैं कि अब उनकी सेहत ठीक नहीं है, अचेत अवस्था में है, स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, मानसिक हालात पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और ये सच है कि जब बीजेपी भी विरोध में थी तो इस तरह का सवाल उठा रही थी। ऐसे में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि तेजस्वी के लिए असली चुनौती कौन है? क्या आपको लग रहा है कि अगर नीतीश नहीं होंगे तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती सम्राट चौधरी हो सकते हैं, नित्यानंद राय हो सकते हैं, कन्हैया कुमार हो सकते हैं, या और कौन हो सकता है? देखिए, नीतीश कुमार जब तक हैं और अगर निशांत राजनीति में आ जाते हैं तो अगर भाजपा को मुख्यमंत्री नहीं मानेगी तो फिर के साथ चलेंगे। और वर्तमान जो समीकरण मुश्किल है, उन्हें एक गठबंधन का साथी एक अच्छा चाहिए, या तो लोजपा को अपने पाले में करे या नीतीश कुमार को रखते हैं, और एनडीए गठबंधन मजबूत। तो इसमें चुनौती की बात है जहां तक, तो तेजस्वी यादव के लिए गठबंधन ही चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है कि गठबंधन को कैसे मजबूत करें। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना है तो कांग्रेस को भी लेके चलना होगा, वाम दल को भी लेके चलना होगा, मुकेश सहनी को भी लेके चलना होगा, और गठबंधन में और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। मांझी जी को जोड़ सकते हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा गठबंधन, वही गठबंधन को बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने केंद्र में सत्ता के लिए चुनौती थी गठबंधन को मजबूत करना, तो उन्होंने नीतीश कुमार को अपने पाले में कर लिया और केंद्र की सत्ता में वापस आ गए। अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में नहीं जाते तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कुर्सी बहुत मुश्किल रहा होती, और सीटें 20 सीटें घट जाती। तो यही तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, गठबंधन को कैसे मजबूत रखा जाए। जो गठबंधन है उसको तो बना ही रखा जाए, और इसको और कैसे मजबूत किया जाए, और एनडीए को कैसे कमजोर किया जाए। तो वो एनडीए को कमजोर करने के अभियान में एक नीतीश कुमार का जो है एक छवि है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, लाचार है, रबर स्टाम्प है, तो वो छवि बनाने में वो कामयाब होते दिख रहे हैं। आम जनता के बीच अब चर्चा हो रही है कि भाई अब रबर स्टाम्प, बीमार व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। आम जनता के बीच ये चर्चा हो रही है। इसका नुकसान भाजपा को, एनडीए को हो सकता है। अगर नीतीश कुमार का 15% जो वोट बैंक है, पिछला वोट बैंक, वो तो उनको मिलेगा ही, लेकिन जो अपर कास्ट वोट बैंक है उनमें एक मैसेज है कि भाई नीतीश कुमार को अब कितना ढोइएगा, कितने 20 साल मुख्यमंत्री रह गए और अभी भी 2005 के पहले की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, अभी अस्वस्थ है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि एक 10% वोट जो है, जो देख रहा है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, वो वोट बैंक कहीं आरजेडी की तरफ ना शिफ्ट हो जाए या प्रशांत किशोर की तरफ ना शिफ्ट हो जाए। अगर वो वोट एनडीए से शिफ्ट होता है तो उसका नुकसान एनडीए को होगा और आरजेडी को इसका फायदा हो सकता है। तो तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एनडीए के वोट में फूट डालना और अपने वोट को मजबूत करना, तभी वो सत्ता में आ सकते हैं, और नहीं तो सत्ता की राह बहुत ही मुश्किल है तेजस्वी। नहीं, बहुत मुश्किल है। पर एक चीज मृत्युंजय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि अगर कन्हैया आते हैं तो कन्हैया तो पॉपुलर मुसलमानों में भी है, अपनी जाति में कितना पॉपुलर है पता नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज में तो बहुत पॉपुलर है, ये तो सच है।
और अगर इस तरीके से उनको आगे बढ़ाया जाता है तो क्या तेजस्वी यादव को यही खतरा है कि मुस्लिम यादव का जो कॉम्बिनेशन उनके साथ है उसमें सेंधमारी करने में तेजस्वी कामयाब हो सकते हैं? ठीक उसी तरीके से जैसे पप्पू यादव को लेकर के तेजस्वी के दिलो दिमाग में है कि पप्पू यादव भी यादवों के बीच में पॉपुलर हैं, युवाओं में पॉपुलर रहें, इसलिए अगर इन्हें प्लेटफॉर्म दिया गया तो इनकी ये जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और हमारे लिए चुनौती बन सकते हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव का टिकट कांग्रेस के सिंबल पर कंफर्म नहीं हो, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद ने पूरी तैयारी की। बात यहीं नहीं रुकी, तेजस्वी एक सभा में कह भी दिए कि अगर जिताना ही है तो एनडीए को वोट दे देना, पप्पू को मत देना। तो ये सारी बातें ये तो बताती है ना कि तेजस्वी यादव महागठबंधन को जिताना चाहते हैं पर नेता स्वयं बने रहना चाहते हैं, अपने सामने किसी भी चुनौती को देखना पसंद नहीं करते हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, और मुझे लगता है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करेगी। कांग्रेस भी बहुत अच्छे से जानती है कि तेजस्वी की जो दुखती रग है वो यही है। देखिए बहुत क्लियरली जो तेजस्वी की पूरी पॉलिटिकल लेगेसी है वो कोई संघर्ष की लेगेसी नहीं है, वो विरासत की लेगेसी है। तो तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार इसलिए मानते हैं क्योंकि लालू यादव के परिवार से आते हैं, उनके बेटे हैं, पार्टी इनकी है, तो मुख्यमंत्री के दावेदार हुए। कांग्रेस इस चीज को बहुत अच्छे से जानती है कि उस समय समय पर इस चीज को चैलेंज करके राजद से अपने लिए बार्गेन करके कुछ भी थोड़ा मनवा सकती है, चाहे वो सीटों हो, चाहे सीट हो, चाहे कुछ और कंडीशंस हो। कांग्रेस अभी क्या देख रही है कि राजद बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। अगर राजद और कांग्रेस का आप स्तर देखेंगे तो दोनों इक्वल पार्टनर्स तो बिल्कुल भी नहीं है। और 70 सीटों की जो करीब करीब आधे, लेट से राजद अपने से आधे सीटें, राजद से आधे सीटें मांग रही है कांग्रेस, फिर भी सबको पता है कि राजद इतनी सीटें देने वाली नहीं है। कांग्रेस को भी पता है इतनी सीटें मिलना मुश्किल है। तो कांग्रेस क्या चाहती है कि आने वाले जो 4-5 महीनों का समय है इसमें वो जितना भी प्रेशर बना सकती है आरजेडी पे इन सीटों को लेने का वो करे। अब प्रेशर बनाने के तरीके क्या है? प्रेशर बनाने का तरीका यही है कि एक तो लीडरशिप से बुलवाया जाए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से बुलवाया जाए, लेकिन बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि राजद का जो पूरा नैरेटिव होगा ये यही होगा कि जो भी वोट बैंक है वो ऑलरेडी हमारा वोट बैंक है। चाहे आप पिछड़ों को देख ले, चाहे आप मुस्लिमों को देख ले, वो ऑलरेडी हमारे साथ है। तो आपका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, इसलिए आपको हम बहुत ज्यादा सीटें नहीं देने जा रहे हैं। यहां पे कांग्रेस थोड़ा क्या यूज करना चाह रही है, वही दुखती रग को यूज करना चाह रही है। वो पप्पू यादव को भी यूज करेगी, आप देखिएगा पंकज जी आने वाले दिनों में कन्हैया कुमार को भी यूज करेगी और व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी को ये थोड़ा डराने की कोशिश करेगी कि जो आपकी अनचैलेंज लीडरशिप दिख रही है आपको बिहार में, हम उसे बीच बीच में चैलेंज करने की कोशिश करेंगे अगर आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे। और तेजस्वी इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है डरेंगे भी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपसी मनमुटाव के कारण 5-10 सीटों के ऊपर नीचे के बंटवारे के कारण कन्हैया राज्य की राजनीति में एक्टिव हो जाए, पप्पू यादव को एक प्रकार से लेजिटिमेसी मिल जाए कांग्रेस की। अभी तक तो वो व्यक्तिगत रूप से उन्होंने जो भी जनाधार बनाया वो व्यक्तिगत रूप से घूमते हैं बिहार में। अगर कांग्रेस ने उन्हें अपनी लेजिटिमेसी दे दी, कोई पद दे दिया, कन्हैया कुमार को कोई पद दे दिया और एक बार ये दोनों बिहार की राजनीति में एक्टिव हो गए, अगर पूरे चुनाव में ये कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में घूम गए तो कांग्रेस का संगठन या उसके नेता वर्कर्स तो जो भी एक्टिवेट होंगे ही, ये दोनों फिर देखे जाने लगेंगे बिहार के नेता के तौर पर कांग्रेस की तरफ से। आरजेडी कभी ये नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो। नहीं, और जब फिर वो सारी बातें ठीक है मृत्युंजय जी, लेकिन आरजेडी ये नहीं चाहेगी। पर अभी जैसा संतोष जी कह रहे थे, संतोष जी से भी मैं ये सवाल लूंगा, निशांत आगे आ जाते हैं तो निशांत आगे आ जाएंगे तो नीतीश कुमार के विकल्प होंगे, और नीतीश कुमार के विकल्प होंगे। मैं प्रियदर्शी रंजन जी आ रहा हूं आपके पास। निशांत अगर नीतीश के विकल्प होंगे, नीतीश कुमार की जगह आएंगे, तो आपको लगता है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव के लिए भी खतरा होंगे और बीजेपी कैंप में भी इसको लेकर के बड़ी चिंता बढ़ जाएगी? संतोष जी, जेडीयू को भविष्य मिल जाएगा? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे संतोष जी? हाँ सुन रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं निशांत आएंगे तो वो तेजस्वी के लिए खतरा होंगे, बीजेपी के लिए भी खतरा होंगे, क्योंकि बीजेपी भी अपना सीएम लाना चाहती है और जेडीयू को भविष्य मिल जाएगा। क्या इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है आपको?
देखिए, निशांत के आने से तेजस्वी को कोई खतरा नहीं है। निशांत के आने से सबसे बड़ा खतरा बीजेपी को है, जो बीजेपी का सपना है कि बिहार जैसे में बीजेपी जैसे नीतीश लालू जी के लिए खतरा रहे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर के, या तेजस्वी के लिए खतरा रहे जब तक नीतीश रहे मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ना तो तेजस्वी सीएम बन पाए ना लालू जी सीएम बन पाए, उसी तरीके से अगर निशांत की वापसी हो जाती है और 15% वोट इंटैक्ट रहता है तो वही खेल निशांत भी शुरू कर देंगे। दिमाग लगाने वाले लोग वही सब होंगे। आ रहा हूं प्रियदर्शी जी, आपके लिए यही सवाल है, पर संतोष जी से जरा सुन लें। देखिए, निश्चित तौर पर निशांत जी राजनीति में आएंगे। 2025 के चुनाव में वो निश्चित तौर पर राजनीति में आएंगे और एक्टिव हो चुके हैं। कार्यालय में उनके पोस्टर बैनर लग चुके हैं और वे अब उन्होंने कुर्ता पैजामा धारण कर लिया है और हर जगह कार्यक्रम वगैरह में जाने लगे हैं वो धीरे धीरे, और वो एक्टिव हो गए और राजनीति में निश्चित आएंगे। और वो अब उन्होंने मांग भी किया कि उनके पिता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जदयू में जो भाजपा की कहा जाता है कि भाजपा के स्लीपर सेल जो जदयू में काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में कैद कर रखा है, उस चक्रव्यूह को से नीतीश कुमार को आजाद कराने के लिए जदयू के जो 99% वर्कर और नेता हैं उनके वो निशांत पर दबाव डाल रहे हैं कि वो राजनीति में आए, और राजनीति में आए तो नीतीश कुमार के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है, भाई उम्र का प्रभाव है। तो भाई नीतीश जी संन्यास लेंगे और निशांत राजनीति में आएंगे, निशांत को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यही जदयू की मांग रहेगी। और इससे भाजपा का सपना तो टूटेगा ही और एकजुटता होगी, एनडीए और मजबूत होगा, और तेजस्वी यादव का जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो फिलहाल वो भी दूर होता दिखेगा। तो इसके लिए तेजस्वी यादव चाहेंगे कि भाई निशांत को अपने पाले में लाए, अपने साथ गठबंधन में लाए। तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया है कि भाई आए राजनीति में, अच्छी बात है, मिलजुल कर राजनीति करेंगे। तो तेजस्वी यादव और लालू यादव अपना गठबंधन मजबूत करना चाहेंगे, क्योंकि अगर निशांत राजनीति में आए तो निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है और पार्टी को एकजुट करने में वो कामयाब रहेंगे। पार्टी को जो टूट की संभावना दिख रही है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी नहीं बचेगी, तो निशांत अगर राजनीति में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी भी बचेगी और निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में भी रहेंगे और भाजपा को भी उनसे खतरा रहेगा और तेजस्वी यादव को। ठीक है, पर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाई पड़ता है। देखिए, विपक्ष के नेता तेजस्वी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को घेरने की जोरदार तैयारी हो रही है। निशांत आएंगे तो तेजस्वी को ही खतरा, कन्हैया आएंगे तो तेजस्वी यादव को ही खतरा, ये कह लीजिए कि प्रशांत किशोर हैं तो उन पे भी आरोप लगता है, बीजेपी की बी टीम मतलब तेजस्वी यादव के लिए भी खतरा। तो जितने सारे युवा हैं, चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव के लिए ही खतरा। और मुझे तो जो जानकारी मिल रही है कि राघोपुर से नित्यानंद राय अपने भतीजे को उतारने जा रहे हैं, अरविंद राय को, और नित्यानंद राय के भतीजे या नित्यानंद राय का वोट विद्युपुर में बहुत ज्यादा है, जो राघोपुर का एक ब्लॉक है, और वहां के ज्यादातर यादव उनके पक्ष में वोट करेंगे। अभी एक उनके घर में फंक्शन भी हुआ था, उसमें यादव समाज के बहुत सारे लोग आए थे। सवाल ये उठता है कि क्या इस चुनाव में तेजस्वी यादव को ही घेरने की योजना है? क्या तेजस्वी यादव के लिए ही सब लोग चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं क्या, प्रियदर्शी रंजन? देखिए, तेजस्वी यादव धुरी तो हैं बिहार की राजनीति के, सबसे सॉलिड पिलर अभी कोई है तो उसमें एक नाम तेजस्वी यादव का तो लेना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, इसको इस तरीके से समझा जाए कि हाल के दिनों में बिहार की राजनीति का शीर्ष नेतृत्व का युवाकरण हुआ है। सारे युवा नेता उभर करके आए हैं। चिराग पासवान आ गए हैं, तेजस्वी यादव हैं, निशांत की आने की बात हो रही है, कन्हैया के आने की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी में भी सम्राट चौधरी आ गए हैं। तो पूरी राजनीति, बिहार की राजनीति युवाओं के इर्द गिर्द अब घूमने लगी है। शीर्ष नेतृत्व, नीचे के स्तर पर ऐसा नहीं है, लेकिन ऊपर के स्तर पर सारे युवा अब आ चुके हैं। और उन तमाम युवाओं में मुकेश सहनी का नाम भी उसमें ऐड कर लिया जाए, प्रशांत किशोर का भी नाम ऐड कर लिया जाए, तो उन तमाम युवा नेताओं में सबसे मजबूत अभी कोई दिखता है कागजी तौर पर या सीटों की संख्या के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर, तो यह निसंकोच कहा जा सकता है कि उसमें तेजस्वी यादव
लोकप्रियता में पहले 1 2 3 पायदान पर है, या यूं कहिए कि पहले ही पायदान पर है। तो उन्हीं से सबकी लड़ाई है, उन्हीं को घेरने की तैयारी हो रही है। और इसी कड़ी में आप चीजों को जोड़ते हुए देखिए, जो आप कह रहे थे कि सबकी लड़ाई तेजस्वी यादव से ही है, हाँ है, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि उनके साथ जो वोट बैंक है पूरी तरीके से सॉलिड वोट बैंक जिसको आप कह सकते हैं वो बना हुआ है। तो लड़ाई उनसे होगी। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक सॉलिड वोट बैंक है, लेकिन इसमें क्या है कि नेतृत्व बदलते रहता है। आज अगर सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा है, या दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर है, लेकिन यहाँ कल कौन होंगे पता नहीं। लेकिन आरजेडी में क्या है, सबको पता है कि वही होंगे, और लड़ाई दो तरफा अगर है तो भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के बीच ही है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो, या लोक जनशक्ति पार्टी आर हो, या कोई अन्य पार्टी हो, इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। या इनके साथ रहेंगे या उनके साथ रहेंगे, आरजेडी के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ रहेंगे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में भी कोई तेजस्वी टाइप का स्थापित चेहरा होगा तो फिर ये बात आप कहेंगे कि सबकी लड़ाई उनसे हो रही है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ये तय नहीं है कि आने वाले दिनों में शीर्ष नेतृत्व का चेहरा कौन होगा, अभी जो है वो कब बदल जाएगा, आरजेडी में फिक्स है। इसीलिए लड़ाई उस तरीके से चल रही है। तो इसको आरजेडी बनाम भारतीय जनता पार्टी देखा जाना चाहिए, और ये देखा जाना चाहिए कि सबकी लड़ाई, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो तो हैं, और जो लोग नहीं है वो लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। और अगर चेहरा चुनने की बात होती है तो दोनों तरफ से, दोनों गठबंधनों के तरफ से चलता है मामला। उसमें तेजस्वी यादव निर्विवाद रूप से उधर महागठबंधन में 1 नंबर पर होते हैं। अगर इधर निशांत अब आ जाते हैं, तब देखिएगा निशांत को भी घेरने की तैयारी इसी तरीके से चलेगी। हालांकि निशांत को उस तरीके से नहीं किया जाएगा क्योंकि ये दोनों तरफ जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है, मुझे लगता है संतोष जी अब ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। संतोष कुमार जी के पास जाना चाहूंगा कि चलिए एनडीए चुनाव जीत जाती है, मुख्यमंत्री कौन होगा? निशांत को बीजेपी मुख्यमंत्री मान लेगी क्या? और नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर के तो सबका आकलन है कि उनकी स्थिति क्या है, आए दिन इस पे चर्चा होती रहती है। अब तो जनता के बीच में भी ये बात जा चुका है। तो सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा या निशांत को मुख्यमंत्री मानना पड़ेगा? और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो सम्राट होंगे, नित्यानंद राय होंगे, संजय जायसवाल होंगे, दिलीप जायसवाल होंगे, विजय सिन्हा होंगे, कौन होगा? देखिए, पहली बार बीजेपी से अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो जितना नाम लिए उनमें से किसी को नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव लड़ती है तो जो चर्चित नाम रहते हैं उनमें से किसी को नहीं बनाती है, कोई भी नया चेहरा उठाकर लाकर उसे मुख्यमंत्री बना देती है। और जहां तक निशांत के मुख्यमंत्री बनने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता बचानी है और बिहार में अपना पांव मजबूत रखना है, तो निशांत को मुख्यमंत्री मानना मजबूरी होगी। क्योंकि निशांत के साथ अगर नीतीश कुमार का वोट बैंक शिफ्ट हो जाता है 15%, तो वो काफी मायने रखता है। और भारतीय जनता पार्टी मूल राजनीति राष्ट्रीय राजनीति देखती है, केंद्र की कुर्सी देखती है। और इस चुनाव में नीतीश कुमार के कारण ही भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में वापस आई। नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में रहते तो नहीं आ पाती। तो इसलिए निशांत को मुख्यमंत्री मानना भाजपा की मजबूरी होगी। हाँ, सीटों की संख्या के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि जनता दल कम से कम सीट जीते। जैसे पिछली बार 40 सीट पर आ गए, इस बार 40 से भी नीचे ला देंगे, तब भारतीय जनता पार्टी का होगा कि भाई बहुमत भाजपा का है, इसलिए भाजपा को मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अगर जनता दल की सीटें ज्यादा रहेगी तो निशांत को मुख्यमंत्री बनना भाजपा की मजबूरी होगी। नहीं, पर संतोष जी 40 से कम लाएंगे तो खुद कैसे ये जादुई फिगर है उसको कैसे पूरा करेंगे? मान लीजिए ये 100 पे लड़ेंगे तो बहुत इनका स्ट्राइक रेट होगा तो 80% होगा, 100 में 80 जीतेंगे। अगर 30 सीट 35 सीट या 30 सीट ही जीतती है, 20 सीट ही जेडीयू जीतती है तो 100 होगा, 22 सीट कौन जीतेगा? क्या 25-30 सीट पर लड़ने वाली एलजेपी-आर या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सब सीट तो जीत नहीं लेगी, तो फिर सरकार कैसे बनेगा? मैंने बताया ना, 2020 वाली स्थिति फिर होगी। जैसे पिछले बार चिराग पासवान ने बीच मझधार में लाकर एनडीए को छोड़ दिया था, वो तो अंतिम समय में किसी प्रकार से भारतीय जनता एनडीए सत्ता में वापस आई, नहीं तो तेजस्वी
तो लगभग मुख्यमंत्री बन चुके थे। कुछ शो के कारण गड़बड़ाया मामला, ज्यादा सीटें दे दी गई थी, वहां नुकसान हुआ, फिर सीमांचल क्षेत्र में नुकसान हुआ, जिसके चलते नहीं मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन से बाहर जाने दिया। अगर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ पिछले चुनाव में रहते तो पिछले ही बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। तो वही है, तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि गठबंधन को मजबूत करना। और जहां तक एनडीए गठबंधन की बात है तो भारतीय जनता पार्टी पिछले बार खेला कर चुकी है और इस बार भी प्रशांत किशोर के माध्यम से, जो जैसी आम चर्चा है तो प्रशांत किशोर के माध्यम से खेला होगा। तो वैसी स्थिति में भाजपा की जो रणनीति है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और नीतीश कुमार कम से कम सीटें जीते, 30-40 के बीच में रहे, ये चाहती है भाजपा की, ताकि उसका मुख्यमंत्री बन सके। लेकिन उसमें अगर जैसे पिछले बार नुकसान हुआ था उससे ज्यादा कहीं नुकसान हो गया तो सत्ता से दूर न चली जाए एनडीए, इसकी भी संभावना हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया ठीक जा है, सकता। सत्ता से दूर चली जाए तब तो अलग बात है, लेकिन अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो क्या लालू जी फिर से नीतीश कुमार को सीएम बनवा देंगे या नीतीश की तरह निशांत को सीएम बनवा देंगे कि आ जाओ भाई तुम सीएम बनो, जैसे वो 2-3 बार कर चुके हैं? देखिए, लालू नीतीश कुमार को सीएम मान लेंगे लेकिन निशांत को नहीं मान सकते। निशांत को नहीं मानेंगे, वो कहेंगे डिप्टी सीएम बन जाओ, सब चीज मिल जाएगा। लेकिन लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव नीतीश को नेता मान लेंगे लेकिन निशांत को नेता नहीं मान सकते हैं। तेजस्वी यादव अब बहुत आगे निकल चुके हैं और इस बार चुकेंगे। अगर निशांत को ही मुख्यमंत्री बना देंगे तो फिर आगे उनके लिए विकल्प क्या बचेगा? इसलिए तेजस्वी यादव आगे की राजनीति को डायरेक्ट करेंगे। वैसी परिस्थिति आएगी तो नीतीश कुमार को कुछ दिनों के लिए अब अस्वस्थ है, कितना दिन चलेंगे, 1-2 साल चलेंगे, लेके चल सकते हैं, लेकिन निशांत को वो मुख्यमंत्री नहीं मान सकते, नहीं मान सकते। मृत्युंजय जी, बीजेपी से सीएम कौन? अगर नीतीश की स्थिति ठीक नहीं है तो क्या निशांत को बीजेपी सीएम मान लेगी? और नहीं मानेगी तो लालू यादव बैठे हुए हैं, कुछ कर सकते हैं। संतोष जी तो कह रहे हैं तेजस्वी निशांत को सीएम नहीं मानेंगे, तो उसी तरीके से बीजेपी भी निशांत को सीएम नहीं मानेगी। तो फिर फायदा तो जेडीयू के लिए बीजेपी के साथ रहना ही होगा। क्या दिख रहा है आपको? पंकज जी, मुझे लगता है जैसे सिचुएशंस प्ले आउट करेंगे, अगर जदयू भाजपा इलेक्शन जीतती है तो सबसे पहले तो नीतीश जी चेहरा होंगे इलेक्शन में जाते समय, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। निशांत अगर पार्टी ज्वाइन भी करते हैं तो पार्टी में उन्हें कोई एक जिम्मेदारी दे दी जाएगी, चाहे चुनाव प्रचार हो सकता है किसी एक सीट से लड़ा दिया जाए, युवाओं के बीच आउटरीच का कोई कार्यक्रम दे दिया जाए, लेकिन चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो जब ये गठबंधन जीतती है तो बहुत ऑब्वियसली वो फिर होगा कि नीतीश कुमार जी को ही मैंडेट मिला है तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना होगा। तो शुरुआत तो आप उसी से देखेंगे। सबसे वर्स्ट केस में अगर ये गठबंधन जीतती नहीं है तब तो दूसरी तरफ फिर तेजस्वी यादव ही सीएम बन के निकल के आते हैं। तो किसी भी हाल में निशांत का सीएम बनना संभव नहीं दिखता है। दूसरा, मुझे नहीं लगता है दोनों पार्टियां चाहे राजद या बीजेपी भी निशांत को सीएम फेस की तरह अभी से देखेंगी। मुझे लगता है नीतीश जी खुद भी अभी निशांत को सीएम फेस की तरह नहीं देख रहे हैं, उनको ज्यादा इनफैक्ट पार्टी की कमान देने के रूप में ज्यादा देख रहे हैं। और इनफैक्ट अगर पार्टी में लाते भी हैं तो एक प्रकार से सबको थोड़ा सा ये सांत्वना देने के लिए पार्टी के लीडर्स को कि हाँ ठीक है, इनको पार्टी में हम लेते आए हैं, आगे पार्टी की जिम्मेदारी दे देंगे, तो पार्टी में अब अगला नेतृत्व के लिए कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। तो एक प्रकार से सारे नेता आश्वस्त हो जाएंगे, उसके लिए लाएंगे। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान मुझे लगता है जो निशांत का पूरा रोल होगा वो एक प्रकार से इंटर्न का रोल होगा, सीखने का रोल होगा। उनको एक प्रकार से पार्टी और राजनीति की तरफ उसमें लाया जाएगा, दिखाया जाएगा क्या होता है, ताकि आगे जाके वो पार्टी की बागडोर संभाल सके। इस चुनाव में तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार से कोई भी उनके सीएम पद के दावेदारी की है, उनके इस प्रकार के रोल का किसी को भी एक्सपेक्टेशन है। चलिए, तो प्रियदर्शी रंजन, आपको भी ये दिखाई पड़ता, मैं अगर एक लाइन का सवाल पूछूं कि बीजेपी से सीएम कौन दिख रहा है आपको, या बीजेपी निशांत को मान लेगी चीफ मिनिस्टर? कोई नहीं माने बीजेपी अब मुख्यमंत्री, जितने दिन हो गए उतने दिन हो गए, निशांत का सवाल नहीं बनता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपने पैरों पर खड़ा होने का पूरा प्रयास कर रही है। पैरों पर तो खड़ा है ही, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी है जिसके चलते नीतीश कुमार को मानना पड़ता है या इधर उधर जाना पड़ता है। निशांत क्या, प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको किसी तरीके से नीतीश कुमार टाइप नेता मान ले, और भविष्य में जो नीतीश कुमार के बाद जो विकल्पहीनता सामने आएगा भारतीय जनता पार्टी के पास, उसमें प्रशांत किशोर आए
प्रशांत किशोर उसी स्टाइल में आए जिस स्टाइल में कभी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे। इसीलिए आप देखिएगा कि प्रशांत किशोर तमाम जगहों पर उसी तरीके से टारगेट कर रहे हैं जिस तरीके से किन्हीं दिनों में नीतीश कुमार किया करते थे, या जो वोट बैंक नीतीश कुमार ने बनाया अपनी जाति के बाद, उसी तरीके से प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और आज भी देखिए भारतीय जनता पार्टी पर बहुत सॉफ्ट हैं और नीतीश कुमार पर हमलावर है प्रशांत किशोर। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि प्रशांत किशोर खुद को चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जिस तरीके से नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया था 96 के बाद, उसी तरीके से प्रशांत किशोर को करे। लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर पर भी डोरे नहीं डाल रही। चिराग पासवान ने भी ये कोशिश की कि नीतीश कुमार को छोड़िए, मुझे प्रोजेक्ट करिए, मैं आपके लिए हनुमान, तो उन्होंने कहा है मैं आपके लिए परिणाम लाऊंगा और मैं आपके विश्वास में रहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को भी उस तरीके से तवज्जो नहीं दी। लोकसभा चुनाव तक ठीक है, गठबंधन तक ठीक है, लेकिन आप मेरे मुख्यमंत्री मेरे गठबंधन से होइएगा, चलिए। इस पर कहीं सहमति भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं दी है। और उसी तरीके से निशांत को भी मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सहमति देने वाली है। ठीक है, बहरहाल कई सारे पेच हैं और पेच सुलझते हैं या उलझते जाएंगे ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात बहुत साफ है और वो ये है कि महागठबंधन में भी पेच है, लड़ाई आरजेडी बनाम कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी सिर उठाकर चलना चाहती है, और लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के एनडीए में भी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि नेतृत्व नीतीश का होगा पर चीफ मिनिस्टर नीतीश होंगे क्या? क्या उतने दिनों तक वह स्वस्थ रह पाएंगे क्या? या बीजेपी बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है पर चीफ मिनिस्टर कोई और होगा? ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में बिहार का अगला सीएम कौन होगा? ये एक गंभीर सवाल है। और प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, ये और भी गंभीर सवाल है। बिहार की बात में इतना ही। संतोष जी, मृत्युंजय शर्मा, प्रियदर्शी रंजन, आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।